like to give the mic to our anchor Pooja Rakar Nagar, so she can start with the topics. टॉपिक्स जो हैं वो सबसे पहले तो फर्स्ट टॉपिक वही है कि एक औरत के पहनावे से ये डिसाइड क्यों होता है कि हमारा कल्चर क्या है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, स्पेशली गुजर समाज में, जैसा अभी आपने कहा। और दूसरा है क्या एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन है। एंड तीसरा है समाज और परिवार के लिए महिलाओं का योगदान। तो आप लोग अपनी चॉइस से अपना टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे कहना चाहेंगे। फर्स्ट टॉपिक पे कौन बोलना चाहेगा? तो फर्स्ट वन ओके, यू एंड आई थिंक सुनीता मैम। तो सबसे पहले सुनीता मैम से ही शुरू करते हैं। देखिए, हर समाज की जो पहचान होती है, किसी भी समाज की पहचान होती है पहनावा, बोली, रहन सहन और हमारा खाना। तो हम दूर से ही किसी को भी पहचान सकते हैं कि वो कौन है अगर उसने अपना पहनावा पहना है। वैसे ही हमारा भी है कि हमारे समाज में हमारे जो पहनावा है वो सबसे बड़ी जो पहचान है वो है ओढ़ना, जो हम लोग ओढ़ते हैं। और ये जो हमारे गुजरों का है, ये एनसीआर का है, क्योंकि हमारे जो गुजर हैं, हमारी ये एक बहुत बड़ी एक आप उपलब्धि कहिए या हमारी ये एक हमले जहाँ भी हम गए हम वैसे हो गए। जैसे आप पानी को घड़े में डालिए, घड़े की शेप ले लेता है, ग्लास में डालिए, ग्लास की शेप ले लेता है, वैसे ही हम गुजरों ने जहाँ हम गए वहाँ की शेप ले ली। अब कश्मीर में जाएंगे, हमारी कश्मीर में बोली भी बदल जाती है और हमारा परिधान भी बदल जाता है। हरियाणा में जाएंगे वहाँ बदल जाता है, और आप हिमाचल में जाएंगे वहाँ बदल जाता है, राजस्थान में जाइए वहाँ हम बिल्कुल बदल जाते हैं। तो हमारा वहाँ से पहचान हमारी होती है कि ये राजस्थान का गुजर है, ये हिमाचल का गुजर है, ये कश्मीर का गुजर है। ऐसे ही हमारी पहचान है। दूसरी चीज़ है एनसीआर में जो हम लोग पहनते हैं वो ओढ़ना पहनते हैं। तो हमारी जो पहचान यहाँ पे ये है कि अगर ओढ़ना ओढ़ा हुआ है तो गवार है, औरत ने अगर ओढ़ना ओढ़ा है तो गवार है, अनपढ़ है। ये जो एक इमेज है ये सबके जहन में जो गई है, बहुत गलत इमेज है। इसी को चेंज करने के लिए, इसी को बदलने के लिए मैंने ये ओढ़ना शुरू किया है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहीं पे भी इसको ओढ़ के चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा पहनावा है, मुझे कोई नहीं रोक सकता कि भाई आप गवार हो क्या हो। क्योंकि हम इसको पहन के गवार कैसे हो सकते हैं? आप कपड़े को पहन के गवार नहीं हो सकते। आप देखिए, अनपढ़ भी जीन्स टॉप पहन के पढ़ी लिखी तो नहीं हो सकती, तो इसको पहन के हम अनपढ़ कैसे हो सकते हैं? हम जब कोई भी एक डीएम, राजस्थान में एक डीएम पोशाक पहन के बैठ सकती है, तो मैं गुजरी ओढ़ना ओढ़ के क्यों नहीं बैठ सकती? मैं भी तो वो भी पढ़ी लिखी डीएम है, लेकिन वो ऑफिस में बैठी हुई है, उसको कोई नहीं कह रहा कि आपने पोशाक क्यों पहनी हुई है। हमें सब सवाल उठाते हैं कि आपने ओढ़ना क्यों ओढ़ा हुआ है। तो ये हम जब तक इसको अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, जब तक इसकी पहचान हमने खोई है, हमने खुद जानकर खोई है इसकी पहचान। मैं ये नहीं कहती कि आप जीन्स मत पहनिए, आप मॉडर्न मत बनिए, आप मॉडर्न जितनी भी ड्रेसेस है मत पहनिए, सब पहनिए, बट ओकेजन्स पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इसे ज़रूर पहनिए, क्योंकि वहीं पे ही आपकी पहचान दिखती है। ये नहीं कि आप जैसे अब एक मेट्रो में एक वीडियो चल रही है, वो बिल्कुल गलत है। आई डोंट फेवर दैट एट ऑल। मैं उसको बिल्कुल भी फेवर नहीं करती हूँ और ना ही सपोर्ट करती हूँ। वो बहुत गलत है कि आप मेट्रो में जाके ओढ़ना ओढ़ के डांस कर रही हो और फिर सब उसमें लिख रहे दबंग गुजरी, क्या मतलब है? हर एरिया में हर कोई दबंग होता है। आप जाटों में चले जाओ, वहाँ पे दबंग जाट मिलेंगे, अहीरों में चले जाओ दबंग अहीर मिलेंगे। जो जिसका एरिया होगा वहाँ पे वो दबंग बोलते हैं अपने आप को। तो ये बहुत गलत है कि आप फिर यहीं से ही शुरुआत हो जाती है। फिर सब लोगों के दिमाग में क्या आता है, अरे ये तो गवार लोग हैं। आपने किसी राजस्थानी को नहीं मेट्रो में डांस करते हुए देखा होगा, किसी हिमाचली को नहीं डांस करते हुए देखा, कश्मीरी को मैंने कभी किसी को नहीं देखा। साउथ में आप देखिए, वो लोग अपनी ड्रेस को हमेशा प्रमोट करते हैं, हमेशा प्रमोट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए, वो हमेशा अपनी ड्रेस को प्रमोट करते हैं। हम क्यों नहीं करते? हमें शर्म आती है। क्यों आती है? नहीं आनी चाहिए। अपने पहनावे में, अपनी बोली में, अपने खाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। हम इसको तभी आगे बढ़ा सकते हैं, तभी इसको वापस भी ला सकते हैं। अभी आपने देखा था जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी बने थे, तो वहाँ पे 4-5 गुजरी थी जो पूरा अपना एनसीआर की ड्रेस पहनी थी, घाघरा और कमीज और ओढ़ना ओढ़ा हुआ था। तो उनको तो शर्म नहीं आई, वो इनवाइटेड थी वहाँ पे। उन्होंने हर समाज को इनवाइट किया था, गुजर जाट सबको इनवाइट किया था वहाँ पर। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी चीज़, जिनके भी दिमाग में ये है कि भैया पहनावे से पहचान, वो उनका माइंडसेट बना हुआ है,
उन्होंने अपना माइंडसेट बना रखा है, उसको आप चेंज वो खुद ही करेंगे। और मेरे ख्याल से मेरा तो शुरू हो गया है, मैंने तो शुरू कर दिया है अपना अभियान। बाकी मैं चाहूँगी बाकी लोग भी इस अभियान में शामिल हों और इस अभियान को चलाएं और अपना जारी रखें। बस हाँ, ये ना करें, गलत नहीं होना चाहिए कि कहीं मेट्रो में खड़ी हैं तो अपने वहीं पे ही गीत गाना शुरू कर दिया। ओढ़ के जाओ आप, मेट्रो में कोई दिक्कत नहीं है, ओढ़ना ओढ़ के जा सकते हो कहीं पे भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो यही कहना है। थैंक यू। क्या है, इन्होंने काफ़ी कुछ बोल दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए क्या बचा है। तो मेरे को लगता है ये गलत नहीं है, किसी भी आप किसी के पहनावे से उसके कल्चर को डिफाइन करो तो वो कुछ गलत नहीं है उसमें, है ना। और इसकी जिम्मेदारी हमारी ही है। अगर आप, क्योंकि मैं जामिया में पढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ वहाँ बहुत छोटी छोटी लड़कियाँ भी हिजाब पहनती हैं, ठीक है, पूरा गाउन पहनती हैं, वहाँ वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हमारे ही बीच में इन्होंने ओढ़ना ओढ़ा हुआ है तो क्योंकि हम सब ने नहीं ओढ़ा हुआ है ना, मेजॉरिटी ने नहीं ओढ़ा, और हम अपने घर में जाके भी वो नहीं फॉलो करते हैं ना, मतलब हमारी भी मदर इन लॉज या दादियाँ यही उन्होंने ही वहीं तक ही प्रोटेक्ट हुए। बट समटाइम्स जब मैं अपने फादर से ही पूछती हूँ कि मतलब वो एक टाइम था तो वो रानियों ने शुरू किया था, तो ये जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो राजा महाराजाओं ने फॉरवर्ड किया था। लेकिन हम मॉडर्न हैं, अनडाउटेडली हम लोग जीन्स पहनते हैं, लेकिन कभी हमें किसी की डेथ पे जाना होता है या कहीं ऐसी जगह जाना होता है तो हम भी सर कवर करते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, बट उसको हमें फॉरवर्ड कैरी करने की ज़रूरत है जब हमारे लिए कन्वीनियंट हो, क्योंकि टाइम भी बदल गया है ना। हम हर जगह नहीं पहन सकते, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम हर जगह सूट भी नहीं पहन सकते। ओढ़ना तो खैर बहुत बड़ी बात है, मुश्किल बहुत है क्योंकि जब मेरी नई शादी हुई थी 4 दिन मैंने अपने ससुर जी के आगे, मेरे को बड़ा शौक था कि अच्छी बहू बनूं मैं, है ना। 4 दिन मैंने ओढ़ना ओढ़ा, मैं बोर हो गई। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने मना किया था कि मत ओढ़ो, फिर इनको उम्मीद हो जाएगी, फिर तुम्हें हमेशा के लिए ओढ़ना पड़ेगा। तो इवन मैन हैव अंडरस्टूड कि लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। पहले पूरा घूंघट होता था, फिर यहाँ तक हुआ और अब है ही नहीं। तो ये भी अच्छी बात है कि हमारे समाज में हमने चीज़ों को एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लिया, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़े, जहाँ 4 लोग आपको गांव के दिखें, वहाँ उनको बिकॉज वो हर्ट ना हो जाए, वहाँ वो आप कैरी फॉरवर्ड करिए। उसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम एक सर्टेन डिग्री लेके हैं या कुछ भी करके हैं, तो उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। नमस्ते सभी को। वैसे बहुत सारी चीज़ें बड़ी दीदी ने और अक्षिता जी ने बता दी हैं, इसमें मैं थोड़ा ही और ऐड करना चाहूँगी। ओढ़ना नो डाउट हमारा कल्चर है और मैं भी बहुत प्राउडली कभी अगर कैरी करती हूँ तो करती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं ओढ़ा है। और 1-1.5 साल तो मैंने बहुत मन से ओढ़ा है। लेकिन हाँ, जो बात अक्षिता जी ने कही कि हर जगह पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि हाँ, कन्वीनियंट के अनुसार है। जहाँ ये दिखाना है कि यस वी आर गुजर्स, वहाँ ओढ़िए, दिखाइए, बिल्कुल प्राउडली दिखाइए, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे उसके चक्कर में कई बार क्या होता है ना कि हमें तो थोड़ी देर दिखाना है, सिर्फ जो लोगों को कभी कभी ओढ़ना है, शौक के लिए ओढ़ना है, उस चक्कर में कई बार वो जो गाँव में रहने वाली जो बच्चे हैं, मतलब छोटे हैं हमसे या और भी हैं, जिन्हें हमेशा गाँव की फैमिली में ही रहना है, उनके ऊपर ये प्रेशर ना आ जाए। वो इतनी पढ़ी लिखी होके डाल सकती हैं, जैसे दीदी का उदाहरण बहुत ज़्यादा दिया जाता है, जब दीदी इतनी पढ़ी लिखी होके इतना वीडियोस और वो डाल सकती हैं, तुम घर में नहीं घूम सकती हो? घर में घूंघट करके खाना बनाना, काम करना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वो कैरी करना प्राउडली, दिस इज़ अनदर थिंग। और उसको मतलब इस तरह से लेना कि प्रेशर के, जब मेरा मन करे तब मैं ओढ़ना ओढ़ूँ, ये होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब नहीं वो ओढ़ रही है तो फिर तुम लोग क्यों नहीं ओढ़ सकते। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। हमारा कल्चर हमें आगे बढ़ाना है, हमें ही आगे बढ़ाना है, वो जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन वो कल्चर को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो किसी और के ऊपर बर्डन ना बने, इतना तक ठीक है। लेकिन अगर वो बर्डन बन रही है तो फिर हाँ, वहाँ फिर सोचने वाली बात है। थैंक यू। मैं थोड़ा सा कड़वा सा ही बोलती हूँ कि जैसे दीदी ने बोला कि अपने कल्चर को और ड्रेस कल्चर को जो समाज प्रोटेक्ट करेगा या बढ़ाएगा वो ही समाज आगे रहेगा। मैं इसमें एक चीज कहती हूँ, मतलब जो समाज अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं करेगा, नहीं ढालेगा, वो समाज फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक में, व्यवहारिक में, सामाजिक में पीछे छूट जाता है। तो इस चीज को भी हम लोगों को मेंटेन करके रखना चाहिए कि हम कहीं ऐसा ना हो। और मैं सीमा,
मैं अभी बात चल रही है, टॉपिक है हमारा पहनावे के ऊपर, तो मैं इसमें एक चीज़ अपनी तरफ से कहना चाहूँगी या सबकी तरफ से कहना चाहूँगी। मुझे लगता है कि इसमें हम सिर्फ अपने कल्चर पे या अपने सिर्फ हम ओढ़ने को लेके, जैसे अभी एक डिस्कशन चला, तो सिर्फ ओढ़ने को ना लेके हमारा ओवरऑल हम लोग कुछ भी पहनते हैं, हम चाहे वेस्टर्न पहन रहे हैं, चाहे हम एथनिक पहन रहे हैं, चाहे हम इंडो वेस्टर्न पहन रहे हैं, फ्यूजन पहन रहे हैं, इट्स चॉइस है हमारी। लेकिन हाँ, हम अगर कहीं भी जा रहे हैं उस ओकेजन को देख के हम उस माहौल को डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, ये हमारा दिमाग में होना चाहिए कि हम जैसा देश वैसा भेष, इसको हम अडॉप्ट कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। तो अगर हम किसी के सुख में जा रहे हैं तो उस तरह का हमारा पहनावा होना चाहिए, और किसी के दुख में जा रहे हैं तो वो हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हम किसी को हर्ट ना करें अपनी किसी भी पहनावे से या अपनी किसी भी एक्टिविटी से। तो ठीक है ना, तो अब ये हमारी चॉइस है और ये हमारा मतलब क्या कह लो इसको कि वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये हमारा अपना होना चाहिए, हमारे पास इतना दिमाग होना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो उसको लेके अगर कोई पहन के भी आ रहा है और वो आपको जैसे कि ओकेजनली किसी की डेथ में अगर हम जा रहे हैं और कोई जीन्स पहन के आ गया है, तो हम उसको जज ना करें। बेसिकली आप उसको देख सकते हो, वो पहना हुआ है तो उसने पूरा ही तो कपड़ा पहना हुआ है ना, आप उसको क्यों ये कह रहे हो कि भाई ये जीन्स पहन के आ गई तो इसको परेशानी नहीं है या इसको दुख नहीं होगा। तो वो चीज हम थोड़ा जजमेंटल होना थोड़ा कम करें, और ये लेडी ही लेडी को सपोर्ट करेगी तो ही होगा। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है कि विमेन आपस में किस तरह से पहनावे को लेके एक दूसरे को ना परेशान करें, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करें तो आगे शायद मेल भी हमारे साथ आ ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग जिस तरह से हमारी सोसाइटी की विमेन्स, तो आगे भी सपोर्ट मिल जाएगा और हम लोग ले भी सकते हैं अगर हम सही रहेंगे। तो दोनों तरफ से ताली बजती है, एक तरफ से तो होता नहीं है। जैसे कि मैं डिस्कशन ये सुन रही थी और पहनावे की बात हुई थी, तो मैम जो ये बोल रहे हैं कि ओना और ये चीज़ हमारी संस्कृति को अपनी इच्छा से, किसी के निर्देश अनुसार नहीं, अपनी इच्छा से आप एज अ प्राउड उसे पहनिए, किसी के बर्डन के तौर पे मत पहनिए। जैसे कि हम हिंदी और इंग्लिश का एक लेके चलते हैं कि हम इंग्लिश बोलते बहुत कल्चर, मतलब बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट फील करते हैं, और हम हिंदी को बोलते हुए बहुत निम्न कोटि का समझते हैं कि ये तो भाई ऐसे ही होंगे। इसी तरह से हमें अपने पहनावे को और अपनी संस्कृति की एक पहचान जो हमें औरों से अलग करती है गुर्जर समाज में, वो संस्कृति को एज अ खुशी खुशी एक गुड वाइब्स की तरह हमें लेके चलना चाहिए, बजाय हमें इसे एक बहुत बर्डन मानकर कि हमें ये पहनना ही है और हमें ये दिशा ही देनी है कि हम ओना ही पहन के चलेंगे। ओना एक संस्कृति है, वो मैं खुशी खुशी पहनूंगी, मेरी मर्जी है। ये किसी की कि हम अब आदमियों के जो समाज से हम निकलते जा रहे हैं, जो हमें ये स्वतंत्रता मिलती जा रही है कुछ भी पहनने की, उसे हम एक पॉजिटिव वाइब से लेकर एक महिला हम चल सकते हैं ताकि आज़ादी हमारी हो। इसे हमें कोई और ना बताए कि हमें ये पहनना है, पर प्राउडली और गुड वाइब्स के साथ ही पहनना। मैं शुरुआत करूंगी, सुनीता दीदी ने बहुत ही अच्छी बात करी है कि मतलब उनका एक मिशन है उनका, एंड आई रियली वांट टू सपोर्ट एंड थिंक वी ऑल शुड सपोर्ट कि उनका एक मिशन है कि उन्हें को वापस लेके आना है एक नॉर्मल वेशभूषा में। बट उसके साथ साथ जो मेन एक फीलिंग है या अंडरस्टैंडिंग है, वो ये भी है कि हमें जजमेंटल भी नहीं होना, जैसा सीमा दी ने बोला। सो कहीं ना बहुत ही थिन लाइन है दोनों के बीच में, कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें ओढ़ने को और अपनी संस्कृति को, सहंगा को, इन सबको प्रमोट करना है, और दूसरी तरफ हम ये भी बोल रहे हैं कि हमें जजमेंटल नहीं होना है। तो आई थिंक जहाँ हमने इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बना लिया, वहाँ पे हमारी नैया पार हो जाएगी। दूसरा चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि ये जो वेशभूषा है या जो पहनावा है, ये 2-4-5 दिन या 2-4-5 सालों की बात नहीं है। इफ़ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, ये जो गुर्जर वर्ड है, अगर आप इसको देखोगे कब ये आया, कब कॉइन कब हुआ ये, तो आई थिंक 1600-1700 जब गुर्जर राष्ट्र बना और नागभट्ट जी और महाराज मिहिर भोज ने इस्टेब्लिश किया इसको। 800-700 आई थिंक जब गुर्जर राष्ट्र का एक कॉइन हुआ, या हमारी हिस्ट्री में आता है ये वर्ड। तो हमें कितनों को पता है कि उस टाइम क्या पहनते थे? डू वी नो कि क्या पहनते थे? तो ये इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम। हमें नहीं पता उस टाइम हमारे गुर्जर या हमारे जो मेन पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो क्या पहनते थे। तो ये इवॉल्व हुआ है, मुस्लिम्स आए, मुगल्स आए, उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुई हमारी
पहनावा, हो सकता है घूंघट तभी आया हो, आई एम नॉट श्योर क्योंकि आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, बट मुझे लगता है और जो सब यही मानते हैं कि जो ये घूंघट आया ये मुगल्स के टाइम पे आया। तो धीरे धीरे हमने इवॉल्व किया है अपने को, और फिर जो मुझे याद है मेरी दादी जो पहनती थी वो मुझे याद है कि सहंगा, कमीज और ओढ़ना। तो मुझे लगता है कि वो मेरी पहचान है, वो मेरी संस्कृति की वेशभूषा है और वो मुझे कैरी करना है। उससे पहले क्या था मुझे नहीं पता, बट मेरी दादी जिस ड्रेस को पहनती है वो भी कहीं से आ रही है, पहले क्या थी पता नहीं। हो सकता है 100 साल बाद शायद ये सूट सलवार जो मैंने पहना है ये भी विलुप्त हो जाए। मानते हैं हम इस बात को कि ये भी विलुप्त हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इसको कंसीडर ना करते हुए या इसको बहुत सीरियस ना बनाते हुए हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छा लग रहा है। वी शुड डू दैट मेक्स अस हैप्पी। वी शुड वियर जहाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर मुझे ओढ़ना पहन के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना और मुझे कॉन्फिडेंस में जाना है तो मैं नहीं पहनूंगी, आई एम रियली सॉरी। बट अगर मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है ओढ़ना पहन के तो मैं उसको पहन के जाऊंगी। और आई वुड रियली रिक्वेस्ट टू ऑल दी विमेन, प्लीज यार एक दूसरे को जज मत करो, और बस अच्छी नहीं भी लग रही ना तो बोल दो बहुत ही बढ़िया लग रही है। भारती तू तो बहुत ही अमेजिंग लग रही है यार, मतलब फाड़ रही है आज। तो बस यही चाहिए है ना। जज एंड सपोर्ट ईच अदर, और कुछ भी पहनो यार, मस्त रहो। थैंक यू। और वो सेकंड टॉपिक पे उन्होंने शुरू किया कि एक औरत ही औरत की दुश्मन है। ये सवाल ये है कि क्या एक औरत ही औरत की दुश्मन है? हमारे साथ तो कौन देगा? श्वेता जी। हेलो ऑल, श्वेता भाटी। औरत ही औरत की दुश्मन है, बहुत सारे मायनों में ठीक है, और पर्सनली देखूँ और प्रोफेशनली देखूँ तो मुझे तो लगता है हाँ है। क्योंकि कहीं भी मैंने मतलब जो अगर मेरा स्ट्रगल देखा जाए तो मेरी 19 की एज में शादी हुई थी। उसके बाद मैं DU से पढ़ रही थी, मेरी पढ़ाई मतलब कंप्लीट फाइनल ईयर था। उसके बाद जहाँ एक सपोर्ट की ज़रूरत थी तो शायद पहले लेडीज़ ही थी जिन्होंने मतलब विरोध किया उस चीज़ का कि नहीं क्या करेगी, ऐसे नहीं होता, हमारे घर में ये नहीं होता। बट मेरे फादर इन लॉ वो जो सामने आए, उन्होंने कहा नहीं ठीक है बेटा आपको पढ़ना है पढ़ो, यहाँ नहीं जाने देंगे, डिस्टेंस से कर लो। तो एक मोटिवेशन कहाँ से आई? पापा की तरफ से कि हाँ पापा जी ने बोला कि पढ़ने दो इसको। फिर आई बात जॉब की, तो उसमें भी पहले आया कि नहीं घर का काम करना है, ये करना है, वो करना है, वो भी पापा जी ने ही सपोर्ट किया। पहनावे की बात आई, नाइट की चुन्नी तक नहीं ओढ़नी, पजामे नहीं पहननी, तो बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी। उसके बाद जब मैं प्रोफेशनली आई तो टचवुड एक था कि ग्राफ पे कैरियर मेरा शुरू से चला, अच्छा चला। तब जल्दी जल्दी जैसे तरक्की मिल रही थी तो वहाँ पर भी बहुत सारे एलिगेशंस कि ये तो कल ही इसने ज्वाइन किया था, आज ही इतनी जल्दी कैसे ये इस पोस्ट पे पहुंच गई, इतनी जल्दी इंक्रीमेंट कैसे लग रहा है इसका। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो पीठ पीछे बोली जाती थी और पता चलता था वो कौन है, फीमेल स्टाफ है। जेंट्स हमेशा अप्रिशिएट करते थे सामने, हाँ मैम आप अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो। बट जब नेगेटिविटी की बात आती थी वो हमेशा मुझे एक लेडीज सेक्शन से ही मिली। अभी भी कहीं पे कई चीज़ें होती हैं तो मतलब घर परिवार या प्रोफेशनल उस पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हेटर्स हैं वो लेडीज़ ही हैं। जेंट्स का हमेशा सपोर्ट की मतलब घर में है, रिश्तेदार है, वो भी कहते हैं हाँ चलो पढ़ी लिख के, लेकिन अपनी संस्कृति को फॉलो कर रही है। ऐसा नहीं मैं घूंघट नहीं करती, मैं घूंघट भी करती हूँ, लेकिन हाँ कि ठीक है जैसा है, घर में परिवार जैसा भी बात हो रही थी कि जैसा है तो देख के अपने आप करो। पर्दे में भी रहती हूँ लेकिन कहीं पे भी किसी को मतलब घर मेरी वजह से किसी को उस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा कि डिसरिस्पेक्टफुल कि आपकी वजह से ये हो रहा है। तो हाँ मेरी तरफ से तो यही है कि औरत औरत की दुश्मन है और वो हमें बदलना पड़ेगा आपस में अप्रिशिएट करके। लाइक अहिंसा सेड कि अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें। थैंक यू। हेलो, जैसा श्वेता ने बोला मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्वेता से। और औरत औरत की दुश्मन है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें देखी हैं कि ज़्यादातर नेगेटिव जो कमेंट आते हैं वो सारे लेडीज़ के ही आते हैं, हमारे रिश्तेदार हो जो भी हो। और यही लेडीज़ जब हमारा साथ देती है, हमें मोटिवेट करती है और आगे बढ़ाती है तो हमें अलग ही फुर्ती आ जाती है और हम बहुत अच्छा करने लगते हैं। तो मैं तो बस एक यही संदेश देना चाहूँगी, हम सब सिर्फ अपने आप को सुधारें। अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी अपनी किसी कुलिक को लेके, किसी भी या रिश्तेदारों में किसी भी लेडीज़ को लेके है तो उसे ख़त्म करें, हम सुधरेंगे। अगर कोई हमारे प्रति है नेगेटिव तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी और हम एक दूसरे का साथ देंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा होगा। ये ग्रुप ज्वाइन
करके मुझे पता चला कि ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। एक्चुअली औरतों में मुझे लगता है बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती है, जिस वजह से वो शायद दूसरे औरत को सपोर्ट नहीं करती। क्या होता है, एक औरत की शादी हो जाती है जब वो बहुत सुंदर होती है, ठीक है, एक बहुत सुंदर होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं तो उसकी नौकरी भी चली जाती है, ठीक है। और इस एज में वाइल अ मैन इज अर्निंग अ लॉट, ठीक है, आदमी ज़्यादा कमा रहा है तो उसके पास ऑप्शंस भी बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो वो उस शायद उस इनसिक्योरिटी की वजह से दूसरों को सपोर्ट नहीं कर पाती। इसलिए मुझे लगता है कि अच्छा, भारती मेरी लाइफ में पहली ऐसी लड़की थी कि मैं कुछ उल्टा सीधा भी करती थी तो मैं इसको बताती थी, तो शी यूज्ड टू सपोर्ट मी कि नहीं ये बहुत अच्छा है, नहीं तुम सब ठीक कर रही हो जहाँ तो मेरे लिए काफ़ी आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। शी वॉज सपोर्टिंग मी व्हेन आई वॉज डूइंग समथिंग वेरी सिली, तो इसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया और फिर आई कैरिड इट फॉरवर्ड। तो ये बड़ा नया है, औरत को सपोर्ट करना बड़ा नया है किसी भी औरत के लिए, और आई थिंक इसको इस ग्रुप से हमने शुरू किया है और आई थिंक ये काफ़ी आगे चल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसा मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, औरत ही औरत के दुश्मन है, नो डाउट। मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगी कि हो सकता है, नहीं है, एक्चुअल में है, औरत ही औरत के दुश्मन है। मुझे लगता है कुछ 2-4 ही होंगी जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली क्या कर रही है, पर मोस्ट ऑफ द वुमन कि ये क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, कैसे कर रही है, बट वो घर से ही स्टार्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, हमारी मदर्स हैं तो हमारे पापा को या हमारे भाई को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो क्या करे, पर मम्मी तेरे पापा को ये अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने क्या करा, पापा के कंधे पे बंदूक चला दी। तो पापा इसमें कहीं भी इंक्लूड नहीं थे, बट उन्होंने कह कर दिया। अब बेटी को लग रहा है कि वो किसको दुश्मन मान बैठी है, मेल को, जब मेल दुश्मन नहीं है, ठीक है, वो मान बैठी है कि हाँ आदमी ही औरत का दुश्मन है, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन है। कई बार घरों में क्या होता है कि सास जैसे तेरे ससुर को पसंद नहीं आ रहा था, तेरे ससुर बोल रहे थे ये ऐसा कैसे पहन के गई थी, तेरे ससुर बोल रहे थे वहाँ वो घूंघट नहीं करा था। ससुर मेरे बहुत दूर बैठे हैं, उनको क्या पता मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। फीमेल है ना कि हमसे नहीं डरेगी, तो वो आदमी का नाम लाओ तो वो डरेगी, जबकि आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। नई बहू आई घर में ना, ऐसा मत करियो तेरे पति को पसंद नहीं है, जो कि पति को वही पसंद है पति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस चीज से कि क्यों कर रही है, उसको अच्छा लग रहा है। तेरे पति को ना जींस पसंद नहीं थी, तेरी ननदों का पहनना, तू पहन रही है, तू मत पहनिए, वो नहीं पसंद है। एक बहन में और एक पत्नी में फर्क होता है। वो अपनी पत्नी को बहन की तरह नहीं देख पा रहा ना, वो अपनी पत्नी को पत्नी की तरह ही देखेगा, या वो अपनी बहन को पत्नी की तरह नहीं देख पा रहा, ठीक है, उनकी अपनी है। तो इस चीज में ना औरतों का ही और दुश्मन है, वो सिर्फ आदमी के कंधे बंदूक चला रही हैं कि हाँ ये दुश्मन है, और इसी वजह से हमारे अंदर ना एक सोच बन गई है कि आदमी दुश्मन है, जो कि आदमी दुश्मन नहीं है, औरत ही दुश्मन है। घरों में कई बार होता है कि जैसे आदमी कभी भी सोशल मीडिया पर हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, आदमी देखेगा, मुश्किल से लाइक करेगा नहीं भी करेगा, वो इग्नोर कर देगा, बट औरत क्या करेगी, उसका स्क्रीनशॉट लेगी, ठीक है, और फिर उसको आगे 4 रिश्तेदारों में फॉरवर्ड करेगी, देख इसको, देख इसके ये लक्षण देख, या इसके गुण देख, ये उड़ रही है, ये भाग रही है, ये कर रही है, यही वर्ड्स होते हैं नॉर्मली, बहुत उड़ रही है, बहुत उड़ रही है। अब हम वो स्क्रीनशॉट के बार घूम के आ जाता है, मेरा कहाँ उसे पहुंच गया। तो ये आदमियों ने कुछ नहीं करा है, आदमी बेचारे वैसे बदनाम हो गए, ये काम औरतों का ही है, जो ये करती हैं वो देख के इग्नोर नहीं कर पा रही है, वो दुश्मनी मतलब वहीं से स्टार्ट हो रही है और वो नहीं हो पा रही। जैसे आपने बोला इंसान है कि सपोर्ट करना चाहिए, वो नहीं कर पा रही हैं, वो अच्छा नहीं देख पा रही हैं, तो औरत ही औरत के दुश्मन है। मोस्ट ऑफ द केस में औरत ही औरत के दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती मेरी तरफ से। थैंक यू। सुधार, अगर औरत ही औरत की दुश्मन बनेगी तो उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बोला भारती दी आपको सपोर्ट करिए, नो डाउट, हम दोनों में भी एक यही फाउंडेशन है। इन्होंने बोला ये काम ऐसा हुआ, मैं बोल देती हूँ हाँ बहुत बढ़िया, मैंने कुछ बोला मैंने ऐसे कर दिया, बहुत बढ़िया। आप सपोर्ट तो करके देखो, आगे आगे इंसान को समझ आएगा कि वो कैसे कैसे करेगा। घरों में आप सपोर्ट नहीं करते, आप एक सास है, उसकी बेटी थोड़ी कम अच्छी लग रही है, बहू बहुत सुंदर लग रही है, तो वो कोशिश करेगी बेटी को किसी तरीके से उठाने की कि नहीं तू अच्छी नहीं लग सकती, अच्छी यही लगेगी, तो वो सपोर्ट नहीं कर रही। जबकि उनको सपोर्ट करना चाहिए कि बहू बेटी, आप बहू को बेटी मत बनाओ, मगर बहू को बहू तो बना के रखो। वो बहू भी नहीं बना पा रही है, वो बेटी भी नहीं बना पा रही है, वो समझ ही नहीं पा रही है कि उसके पीछे जो परेशान है वो एक औरत ही है, और फिर औरत ही औरत की दुश्मन वही बन जा रही है। थैंक यू। हाय, हेलो एवरीवन, डॉक्टर रीना वर्मा हियर। अच्छा, अभी देखिए ये तो हो गया, एक सबका आ गया इस पे कि औरत है
औरत के दुश्मन है, या बहुत सालों से एक्चुअली जो सेक्शन बहुत सप्रेस होता आया है ना, क्योंकि एक बहुत बारीक सी लाइन है निशक्त और सशक्त होने में। जिस लेडी ने उसको पहचान लिया है, जो उसके इस तरफ आ गई है, ओनली शी कैन ड्रॉ अदर्स अप। और मैं बात करती हूँ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन एक्चुअली इसका ये है कि हम अपने बेटों को सिखाएं। मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल शेयर करती हूँ मेरे हस्बैंड का। माई डॉटर इज़ इन न्यूयॉर्क, तो उसका अभी उसको नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है, बहुत होम सिकनेस हो रही है, एंड शी इज सेइंग मेरी 4-6 लीव्स हो गई हैं और 1 हफ्ते का ऑफ है एंड आई वांट टू कम होम। बट माय हस्बैंड सेड बिल्कुल ज़रूरत नहीं है घर आने की, जितनी छुट्टियां मिलती हैं एक्सप्लोर करो यूएस। दिस इज द स्ट्रेंथ ही इज गिविंग टू माई डॉटर। और मतलब कोई और होता तो शायद एक लेडी कभी नहीं कह सकती, एक मदर होके शायद मैं भी उसको ये नहीं कह सकती, एंड ही सपोर्ट हिम गो अलोन वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। वो जब भी उसका ऑफ होता है वो छुट्टी पे अकेले निकल जाती है। और अपने बेटे को मैं ये सिखाती हूँ, जैसे अभी एक उसमें थे हम लोग इवेंट में, वहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा था। एक वहाँ पे मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा, लेडी है, गुजर लेडी, सुमन, ऑस्कर जीता है जिसने, वो पैड्स का उन लोगों ने फैक्ट्री लगाई है। तो वहाँ पे यही बात चल रही थी कि हम लोग मेल्स के साथ नहीं डिस्कस करते, बट आई टेल यू माई सेल्फ, मेरे बेटे को आज 16-17 ईयर का है, उसको मेनोपॉज पता है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल पता है, उसे लेडीज की प्रॉब्लम पता है। एंड आई यूज टू टेल हिम, अगर मेरी बेटी को मैं कह रही हूँ तू यूएस अकेले घूम, तो मैं कैसे उम्मीद करूँ कि वो दूसरे घर में जाके उनके हिसाब से चलेगी। तो क्यों ना मैं अपने बेटे को इतना सिखा दूं कि कैसी लड़कियों के साथ उसको फ्यूचर में एडजस्ट करना है। तो सॉल्यूशन बस यही है कि हम अपने बेटों को सिखा लें। बेटियां अपने आप सीखेंगी, उन्हें तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी जब लेडीज देखेंगी और जब वो सच में हम उन्हें ड्रॉ करेंगे, हम जितने ज्यादा मजबूत होंगे, हम 2-2, 4-4 को भी अपने साथ लाएंगे, तो द सीन विल चेंज। थैंक यू सो मच। मैं इसमें थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि मेल्स को ज़रूरी है, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे घर में जो भी मैं अगर अब आज की डेट में हूँ, जो भी कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, बाकी किसी की कोई सपोर्ट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। दैट इज द ओनली सपोर्ट वी नीड। तो मतलब मेरे हस्बैंड की इतनी सपोर्ट है कि मैं क्या पहन रही हूँ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे घर में ही मतलब गॉसिपिंग होती थी, ये तो ये करती है, वो करती है। देन आई यूज्ड टू वेयर एवरीथिंग, सभी कुछ पहनती थी, ये भी पहनती, सभी कुछ पहनती हूँ, साड़ी भी, जीन्स भी, सब चीज़। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बोला कि मैं मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग कि मेरे बस की नहीं है, घर वालों ने दुखी कर दिया मुझे। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, अगर तुम्हें इनकी बातें सुननी है चुपचाप घर में बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, और अगर कुछ करना है तो किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन की करो, जो तुम्हें करना है वो करो। मैं तो कुछ नहीं कह रहा ना, मेरी तरफ से जब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो यही चीज़ मतलब जब आपको ये सपोर्ट मिलती है ना, तो एज ए मदर, एज ए फीमेल, मतलब मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी मदर इन लॉ क्या कह रही है, और मेरी मदर इन लॉ की भी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ बोलें, क्योंकि उनको पता है कि वो बीच में ढाल है, बेटा खड़ा हुआ है वहाँ पे। तो या फीमेल्स आर नॉट सपोर्ट, नो, ये बिल्कुल दिस इज ट्रू। लेकिन बात निकल के आई है, नाउ द जनरेशन इज चेंजिंग, लाइक वी आर सेइंग, हम तो अब मतलब क्या आप मानते हो कि मैं अपनी बहू को सपोर्ट नहीं करूंगी, बेटी को सपोर्ट नहीं करूंगी? बिल्कुल करूंगी, क्योंकि जैसे मैं रही हूँ, मैं चाहूंगी मेरी बहू उससे भी ज्यादा फ्रीडम में रहे। ये भी तो सपोर्ट है कि हम अपने बेटे को सिखा रहे हैं। और बिल्कुल, अब बेटे को भी सिखाया, मतलब इवन क्या होता था कि जैसे कई बार ना बेटी छोटी है बेटा बड़ा है, तो बेटी ने से कई बार बोल दिया कि उसने देखा अपने फादर को, मेरे बेटे ने एक बार बोला मम्मा नेल्स काट लो, तो एकदम से मेरे बोलने से पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्यों, मम्मी को पसंद है ना, नहीं बोलना। वो डेट और आज की डेट, मतलब ही इज 26, उसने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मम्मी क्या पहन रहे हो, अच्छे लग रहे हो, नहीं लग रहे हो, नहीं। मेरी बेटी ने 1-2 बार बोला तो उसने कहा नहीं, कुछ नहीं बोलना, मम्मी को पसंद है ना, पहनने दो। तो ये चीज़ वहाँ से शुरू हो गई ना अपने आप ही। तो वही चीज़ हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो जनरेशन विल डेफिनेटली चेंज, और फीमेल्स का भी आएगा चेंज, बिल्कुल आएगा डेफिनेटली। मुझे लग रहा है कि हमारी मदर इन लॉज की जो जनरेशन है, जो मतलब मेरी मम्मी की भी है, मेरी मदर इन लॉ की भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मैं जब देखती हूँ मेरी मदर इन लॉ में और मेरी मदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और दोनों एक ही उसकी हैं, मतलब 1947 की ही दोनों हैं, और दोनों ही 5वीं पढ़ी हुई। उस टाइम 5वीं छठी बहुत होता था, इतनी पढ़ी हुई हैं।
और लेकिन मेरी मदर का ये है कि वो मेरी भाभी को कभी कुछ मना नहीं करती क्या पहन रही क्या नहीं पहन रही है। हाँ ये है कि मेरी भाभी नहीं पहनती, उसको नहीं पसंद कि भाई मैं ये सब नहीं पहनूं, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है कितने बजे आई, कुछ नहीं। हाँ लेकिन मेरी मदर इन लॉ का क्योंकि हम लोग दोनों बहनें बड़ी बड़ी थी, हम दोनों बहनें घर में, हमारे पर जोर चल गया, जो बाकी है उन पर जोर नहीं चला। तो ये मतलब टाइम के हिसाब से ना मुझे लगा चेंज हो जाएगा चीज़ें। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मैं कहती हूँ माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम किस चीज़ में कंफर्टेबल है, मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। आप जीन्स में कंफर्टेबल हो तो मैं ये थोड़ी कहूँगी तुम जीन्स क्यों पहन के आई हो, नहीं। तो यही चीज़ अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, और हमारा समाज तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ओके तो जैसे सबने बताया है, तो मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के जो मैंने प्रैक्टिकली फील किए हैं और जो हुआ है। तो कुछ हैं जो मेरी जो मैरिज थी तो डोमेस्टिक वायलेंस था उसमें काफ़ी ज़्यादा, बट थ्रू आउट जिसने मुझे सपोर्ट किया है दैट वाज माय फादर इन लॉ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करने का कोशिश किया। जो मेरे हस्बैंड थे वो गलत करते थे तो रोकते थे, बट मेरी मदर इन लॉ हमेशा उस चीज़ को बढ़ावा देती थी। ठीक है, तो एक चीज़ ये है कि आपके घर जो वुमेन है वही नहीं हेल्प कर रही है वहाँ पे, और दूसरा जो उसके फादर इन लॉ है वो ट्राई कर रहे हैं, बट वो जो सही करने की कोशिश कर रहा है वो उसको भी दबा रहे हैं। मुझे तो दबा ही रहे हैं, बट वो अपने हस्बैंड को भी दबा रही हैं उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ें चलते 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 एक पॉइंट आता है कि आप भी थोड़ा सा लो हो जाते हो, कितने टाइम तक आप करोगे। आपके फादर इन लॉ भी, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि आप अपने बच्चे का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आपको कल की आई हुई लड़की वो ज़्यादा प्यारी लग रही है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ चीज़ें थी कि लास्ट में फाइनली आई कॉट माई हस्बैंड विद द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो वो एक लास्ट हद हो जाती है कि अब आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैंने मेरी मदर इन लॉ को बोला। सो व्हाट शी सेड कि अगर आदमी की ज़रूरत घर में पूरी नहीं होगी तो वो तो बाहर जाएगा ही। ठीक है, तो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि अब ओवर है। अब मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके अगर एक औरत इस हद तक सोचती है दूसरी औरत के लिए, तो आप वहाँ पे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि आगे आप क्या अच्छा फ्यूचर दे दोगे आप खुद को या अपने बच्चे को, क्योंकि वो चीज़ें तो कैरी फॉरवर्ड होंगी। ठीक है, बच्चा वही देखेगा वही सीखेगा जैसे उसके फादर उसकी मदर के साथ बिहेव कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे स्टक हो गई अपनी लाइफ में कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को ऐसा फ्यूचर तो नहीं देना। वहाँ तक मैं नहीं कर पा रही थी अपने लिए स्टैंड, लेकिन एक बच्चा आने के बाद एक मदरली फीलिंग जो आती है, आप सोचते हो कि नहीं हम अपने बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं होने देंगे। तो उस टाइम पे आज मेरा बच्चा 6.5 साल का है, एंड वो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा बच्चा सिर्फ 3 मंथ्स का था एंड आई केम बैक टू माई होम। उसके बाद से मैंने उसको जो परवरिश दी है, मेरे मदर फादर ने जो मुझे सपोर्ट किया है थ्रू आउट, मेरे फादर इन लॉ ने लास्ट में मुझे बोला बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा करे, तुम्हें जैसा सही लगता है अपने लिए। तो इस टाइम पे अगर वहाँ पे अगर मेरी मदर इन लॉ इतनी सपोर्टिव होती तो चीज़ें या सर्कमस्टेंसेस बदल सकती थी, चेंज हो सकती थी, बट वो नहीं बदली। मे बी उनका बेटा शायद वो अपनी माँ की इतने करता तो उनकी सुनता तो चीज़ें बदलता, बट उनको पूरा श्रेय मिल रहा है कि नहीं मेरे फेवर में तो मेरी मदर हैं, उनका ही तो चलता है, मेरी सिस्टर्स हैं उनका ही तो चलता है, फादर क्या ही कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बदलने की अपने घर से बदलाव, अपने बच्चे को मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली एटलीस्ट वो मेरा बच्चा कभी कल के टाइम पे मेरे घर पे कोई भी लड़की आएगी या कुछ भी मेरी भाभी आएगी तो वो ये सब चीज़ें ना फेस करे। तो आप अपने घर से बदलाव करो, अपनी मदर को थोड़ा चीज़ें चेंज करने के लिए बोलो। अगर आपको पता होता है आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपकी मदर की क्या हैबिट्स होती हैं, आज की जनरेशन कैसी है, तो उनको भी थोड़ा चीज़ें बताओ कि नहीं अब आगे आपके घर में जो आने वाली है उनकी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना सीखें। रियली सॉरी सुनीता दी, तो मेरा ना थोड़ा डिफरेंट, अगेन मैं एक नई बत्ती आप लोग की जलाना चाहती हूँ अगर जल जाए तो, और एक नया डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ इस कम्युनिकेशन को। तो मुझे लगता है कि औरतें की दुश्मन नहीं है, मुझे लगता है वो मुझे इसलिए लगता है कि जितने एग्जाम्पल्स अभी आपने दिए हैं ना वो होंगे फॉर श्योर कि मदर इन लॉ ने बहू को हेल्प नहीं किया, बहू ने नंद को हेल्प नहीं किया, एंड सो फोर्थ।
लेकिन आपने कभी इसका जेनेसिस जानने की कोशिश करी है कि ऐसा हो क्यों रहा है ये? वाई गर्ल इज नॉट सपोर्टिंग अदर गर्ल, वाई विमेन इज नॉट सपोर्टिंग अदर? प्लीज फाइंड द जेनेसिस। ये षड्यंत्र हुआ है हम लोग के साथ। किसने षड्यंत्र करा है? ये सारे आदमियों ने षड्यंत्र करा है, क्योंकि हम सबको ना रेस में लगा दिया कि भाई तुम में से कौन मुझे इंप्रेस करेगी, खाना कौन अच्छा बनाएगी, मेरी माँ अच्छा बनाएगी, मेरी बहू अच्छा बनाएगी, या मेरी बहन अच्छा बनाएगी। तो हम तीनों सास बहू नंद इंप्रेस करने में लगी हुई है फादर इन लॉ को, हस्बैंड को। सो इम्प्रेस की जो दौड़ हमें लगा दी है ना, उस इम्प्रेस की दौड़ में हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कब बन गए हमें पता ही नहीं चला। मुझे अच्छी बहू बनना है, एक था, अभी तो खैर थोड़ा कम हो रहा है, बट एक टाइम था मुझे अच्छी बहू बनना है, मुझे सुबह पराठा बनाना है, चाय बनानी है और पूरी सब ब्रेकफास्ट बना के फिर ऑफिस जाना है। क्यों जाना है भाई? क्योंकि मुझे अच्छी बहू बनना है। मदर इन लॉ को थोड़ा पीछे बैक करना है, या फिर पता चल रहा है मदर इन लॉ सब बना के बैठी हुई है, अरे ये तो 9 बजे सो के उठी है, देख मैंने तो खाना भी बना लिया। तो हम तो दौड़ में लगा दिए, आदमियों ने लगाए हैं। तो जो आप ये कह रहे हो ना कि हमें सपोर्ट करें, कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं करे भाई, दौड़ उन्हीं की है। आप तो लगे पड़े उन्हीं की सेवा करने में। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करके गए, और ये आज की कहानी नहीं है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये आज की कहानी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट माई हस्बैंड, इट्स नॉट अबाउट माई ब्रदर एंड ऑल। ये सालों की कहानी है। ये पता नहीं कब से हमारी साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशंस चले जा रही हैं। ये सारी साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशंस हमारे दिमाग में हुई है, और हमें ये सोचना शुरू कर दिया कि यार हम एक दूसरे की दुश्मन है। हम दुश्मन नहीं है। सोल्यूशन इसका सिर्फ एक ही है कि थोड़ा सा आदमियों को इग्नोर कर दो, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी बहुत समय लगेगा चीजें चेंज होने में। थोड़ा सा उन्हें इग्नोर कर दो, और जब आप सुनो ना कि जैसे भाई ने थोड़ी भाभी की कह रहा है, अरे यार इसको तो कुछ नहीं आता, तो अगर आप आसपास खड़ी हो ना अपने, तो वहीं रोक दो कि भाभी बहुत सही है। क्या होता है, नंद खुश हो जाती है, अरे यार भाभी की बुराई हो रही है, मजे आ गए। या अगर नंद की कुछ बुराई हो रही है घर में, तो रोज आ जाती है लेने सूट, तो भाभी खुश हो जाती है, यार इसको तो ऐसे बोल दिया। तो वहां प्लीज जब ये वाली बातें जैसे हो रही है ना, जिसने बोली है, वहीं पर ही आपका काम है रोकने का कि प्लीज डू नॉट रिपीट दिस। वो सूट लेने नहीं आई है, ये उसका घर है, वो रोज आएगी। अब सच में बताओ ना, कितनी भाभियां सपोर्ट करती हैं, बट वो चेंज हमें लाना है, क्योंकि हमें उस दौड़ से हटना है कि हमें कोई इंप्रेस नहीं करना। प्लीज डू नॉट लुक फॉर वैलिडेशन, डू नॉट लुक फॉर वैलिडेशन फ्रॉम मैन। सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा। सो मैं तो मतलब मैं काम करती हूँ, आई डू नॉट आस्क माई हस्बैंड कुछ भी, ना ही आई लुक फॉर द सपोर्ट। वो दे देता है बहुत बढ़िया, नहीं देता तो बहुत बढ़िया। नो एक्सपेक्टेशंस। I think 2 solutions for this situation, rather 3 solutions. First is to understand कि इसका ये जो problem है, why women is not helping other women, इसका please find a genesis, understand the genesis कि आया कहाँ से है। दूसरा solution, do not look for the validation from men. Third, जैसा रीना दी ने बोला कि अपने लड़कों को एजुकेट कराना शुरू कर दो, उनको बता दो कि भाई जैसे आप हो वैसे ही लड़की भी है, और सॉल्यूशंस फिर आई थिंक काफी हद तक हम चेंज कर पाएंगे। थैंक यू। चलिए, तो अभी तो इसी पे चल रहा है कि महिला ही महिलाओं की दुश्मन है, तो इस बारे पे पहले कौन विषय रखेगा? एक्चुअली जैसा इन मैम ने बोला, सब ने बोला कि अपने बच्चों को सिखाएं। देखो मेरे जो हस्बैंड है, जैसे कि मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मैं बीएड और एमए करके शादी करके आई थी, उसके बाद उन्होंने मुझे नेट कराया। देखो नेट ऐसे तो मुझे नेट कराया, ऐसे तो हो नहीं जाता। देखो अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं चाहे कितना भी पढ़ती, नहीं हो पाता मैम, क्योंकि मेरा बेबी था 11 मंथ्स का। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन था? मेरा बच्चा। अगर मैं पढ़ के लिख के प्रोफेसर बन जाती, मेरा बच्चा बीमार हो रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यूजलेस है वो एजुकेशन। तो जब बच्चा 11 महीने का है और आप नेट की तैयारी कर रहे हो, सपोर्ट किसका मिला? हस्बैंड का ना। देखभाल किसने की? हस्बैंड ने की। फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो वो चीज आज मेरे बच्चे देख रहे हैं। आज मेरा बेटा 8th में है, बेटी 6th में, तो वो देख रहे हैं कि पापा मम्मा को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने PhD किया मैंने, बस सपोर्ट था तो ही मैं कर पाई। उसके बाद मैंने लॉ किया, सपोर्ट था तो ही मैं कर पाई। तो बच्चे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वो सीख रहे हैं। उनको
जैसे मैम ने बोला कि सिखाइए, वो सिखाना भी जरूरी है। अगर हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है तो इनडायरेक्ट वे में वो सीख रहे हैं कहीं नहीं कहीं। हाँ, तो देख के बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखता है। तो मेरे लिए आज की थैंक यू। बात अभी जो हुआ ना कि कराया और किया, या मैं एक अपना छोटी सी एक अपनी बताती हूँ। मेरी शादी के टाइम पे मेरे हस्बैंड 12th क्लास में थे एंड आई वाज ग्रेजुएट। मैंने LLB की, LLM किया और PhD परसुइंग है मेरी। जुडिशरी की तैयारी की, 2 बार मेंस भी अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब ये मैं कह सकती हूँ कराया, क्योंकि वाकई में सपोर्ट रहा, बहुत सपोर्ट रहा। उनके सपोर्ट के बिना नहीं कर पाती। लेकिन मेरे हस्बैंड सिर्फ 12th में थे और आज वो एक एडवोकेट हैं। क्या लाइफ में कभी कोई ऐसा बोलेगा मैंने भी सपोर्ट किया तो मैंने कराया? अगर कोई ये बोलेगा कि मैंने कराया तो यस, मुझे भी हस्बैंड ने कराया। लेकिन अगर नहीं तो उन्होंने अपनी किया, मैंने अपनी किया, और दोनों ने जिम्मेदारी साथ में निभा के किया। ना मैंने उनको कराया ना उन्होंने मुझे कराया, दोनों ने अपनी घर की। क्योंकि मेरे पेरेंट्स इन लॉज नहीं है तो ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट था हमारे लिए थोड़ा सा। और कोई नहीं चाहता था कि ना, मतलब अपने घर से भी मैं पहली एजुकेटेड बेटी थी और बहू भी पहली थी यहाँ पे इस तरह से। हालांकि आंटीज़ वगैरह थी यहाँ जो ग्रेजुएट, घर से बाहर नहीं निकली थी, तो बहुत मुश्किल था निकलना। उस समय जब मुझे ज़रूरत थी तो वो खड़े हुए, और जब उन्हें पढ़ने के लिए एक वो चाहिए था तो मैंने कभी प्रेशर नहीं बनाया कि आप मुझे कमा के ला के दो, आप पढ़ोगे नहीं। तो यस, मतलब दोनों साइड से होता है। और बच्चे की बात है कि बच्चे की जिम्मेदारी अगर मैं कहूँ हम दोनों ने निभाई, क्योंकि बच्चा सिर्फ मेरा नहीं था या बच्चा सिर्फ उनका नहीं था। हम दोनों ने बराबर मेहनत की और आज हम दोनों एक ही साथ एक ही चैम्बर में बैठ के वकालत करते हैं, वहीं लड़ते हैं, वहीं झगड़ते हैं और प्यार से घर जाते हैं। ऑलमोस्ट हमने सब कुछ बोल दिया है, कुछ बचा तो नहीं है। बस मैं एक ही बात इसके साथ ऐड करना चाहूँगी कि लेडीज़ हैं, स्ट्रगल करके आगे बढ़ती हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करें, जितना पॉसिबल है उसकी प्रॉब्लम समझे, वो कैसे बैकग्राउंड से आके वहाँ तक पहुँची हैं, उसका सपोर्ट करें, साथ दें और बिल्कुल भी जेलसी ना रखें। बस प्रश्न है विचार के लिए, वो है समाज में और परिवार में महिलाओं का योगदान। तो उसके लिए अभी हमारे बीच साक्षी कसाना जी आई हैं। सबसे पहले उन्हीं के विचार सुनेंगे हम। जी, धन्यवाद पूजा जी। यत्र नार्यस्ति पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी। एक सूत्र है हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 बत्ती लेकर थाल लेकर उनकी पूजा करें। पूजा करने का मतलब ये है कि जहाँ पर महिलाओं की रेस्पेक्ट होती हो, उनको सम्मान दिया जाता हो। जैसे कि आपने 3 हमारी जो है मुख्य देवियों के बारे में सुना होगा, माँ भगवती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। तो सब देवों में आप देखिए कि माँ लक्ष्मी जी के पास तो जितनी भी ऐश्वर्य है सब उनके पास है, और जितनी भी बुद्धि है, चाहे वो आदमी को मिले चाहे वो महिलाओं को मिले किसी को, और माँ भगवती सरस्वती के पास है। और बाकी दुष्टों का संहार करना हो, उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि देनी हो, वो माँ भगवती पार्वती करती हैं। तो देवताओं ने भी तीनों शक्तियों को ही ये स्थान दिया है। तो जब हम यहाँ पे अपने समाज में जब हम रहते हैं, गांव में या शहरों में कहीं भी रहते हो, तो खासकर शहरों में तो आजकल पढ़ी लिखी महिलाएं हो गई, आदमी भी पढ़े लिखे हो गए, पुरुष भी, तो उन महिलाओं को तो वो अधिकार मिल गया है। लेकिन जो गांव में जो महिलाएं हैं तो वो अपना योगदान तो वो पूरा दे रही हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक भी है कि समाज परिवार के लिए क्या योगदान है, वो दे रही हैं, लेकिन उनको वो सम्मान अभी इस समय पे नहीं मिल रहा है। और योगदान तो महिला का इतना है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसकी माता होती है, प्रथम गुरु उसकी माता होती है, प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। तो जैसा बच्चा अपनी माँ से सीखता है और माँ सिखाना चाहती है, वैसे ही आगे जाके वो भविष्य में बनता है। माँ चाहे तो उसको कितना भी इंटेलिजेंट बना ले, कितना भी सामाजिक या नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण बना ले, और माँ ना चाहे तो वो चाहे कैसे भी बन जाते हैं। क्योंकि बच्चे ना मिट्टी की तरह होते हैं, मिट्टी का, जैसे आप कहते हैं ना कुम्हार के यहाँ, चाहे उसका घड़ा बना लो, चाहे उसकी सुराही बनाओ, चाहे उसकी कुछ ही बनाओ, तो माँ भी इसी तरह से जो है बच्चों को इसी तरह से ही बना सकती है। इसका एक उदाहरण जो है मैं ही हूँ कि बच्चों को आप आधुनिक एजुकेशन तो दें, लेकिन साथ साथ में उनको जो है एक पारिवारिक वैल्यू, परिवार के साथ कैसे रहें, हम समाज में जब बाहर जाएं लोगों के साथ मिले जुले, उनके साथ किस तरह का आपका व्यवहार हो, तो ये सब एक माँ ही सबसे ज़्यादा सिखाती है। आपने देखा होगा कि जब गांव में या शहर में कहीं एक माँ जब चली जाती है संसार छोड़ के, कभी ऐसा हो जाए तो वो पिता जल्दी से शादी कर लेता है, या परिवार वाले उस पर दबाव बनाते हैं, भैया बच्चों को कौन पालेगा, तुम इसे कर लो, और वो हो भी जाती है। लेकिन अगर एक पिता चला जाए तो एक माँ ये कहती है कि नहीं,
वो माँ जो है, माता पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम होती है। तो ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है एक महिला के पास, वो पुरुष और मतलब महिला दोनों का ही जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है। तो इसलिए ये जो समाज है हमारा, आज पिछले भी जो गया है, चाहे झांसी की रानी हुई है, उनको परिवार को तो संभाला ही उन्होंने, लेकिन देश को, समाज को भी उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो इसी तरह से हमारी जो महिलाएं हैं इसमें पूर्ण तरह से सक्षम है कि अपना घर परिवार भी संभाले और साथ साथ समाज में भी योगदान दे। समाज में और घर परिवार में महिलाओं का योगदान, ये है टॉपिक। कहते हैं कि जब भगवान दुनिया बना रहे थे तो उन्हें भी यहाँ आने के लिए महिला ही चाहिए थी कि यहाँ आऊं तो कैसे आऊं। महिला तो इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान को भी उन्हीं के गर्भ की आवश्यकता पड़ी, और जब भी वो आए कि भाई 23 अवतार या 10 अवतार जितने भी उनके हुए हैं, महिला के थ्रू ही हुए हैं। महिला ना हो तो समाज को आप कहीं देख ही नहीं सकते हो। हमारे घर में हमारी मम्मी आज भी कहीं चली जाए तो ऐसा लगता है कोई नहीं है घर में। महिला का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो हमारी बहन हो, हमारी दादी हो, हमारी माँ हो, या फिर हमारी फ्रेंड्स हो। मेरी दोनों फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी हैं, और यहाँ लगभग 7 साल बाद मुझे प्रैक्टिस में लाना, वो सिर्फ ये खींच के लाई, तो ये भी एक महिला है। वो 1-1.5 साल से जुड़ी है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो भी एक महिला है। और यहाँ इन्होंने मुझे अपने ग्रुप में जोड़ा, वो इनका योगदान है। और ये सब बहुत अच्छी लेडीज हैं। पहनावा, रहन सहन वो एक अलग बात है, लेकिन घर में आप कैसे रह रहे हो, कैसे संभाल रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो एक अलग बात है। बस योगदान के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे सब कह रहे, कहना है सबका कि भाई वो परिवार में भी दे रही है, समाज में भी दे रही है, नौकरी भी कर रही है, घर भी चला रही है, मतलब कितना महिमा मंडित उसको कर दिया है एक फीमेल को कि वो सब कुछ संभाल रही है। तो ही इज द देवी टाइप ना, कि उसके 8 हाथ है, 10 हाथ है, लेकिन क्यों उसी के क्यों 8 और 10 हाथ है, होने चाहिए। उसको इतना ज्यादा कर दो कि भाई वो इतनी मेहनत करती है, अरे तुम संभाल लोगी, तुम तो ये कर सकती हो, और उसको इतना ज्यादा और उसको पुश कर दो कि हाँ भाई वो अपने आप को करके दिखाए, साबित करे। लेकिन अकेली वो ही क्यों करे, उसके साथ में और क्यों नहीं करे। परिवार सबका होता है, समाज सबका है, तो खाली जिम्मेदारी आप कह के और उसको लेडी को इतना क्यों पुश कर देते हो कि वो और करके दिखाए, उसको इतनी एक्सपेक्टेशंस उसी से क्यों होती है। तो मेरे ख्याल से, मतलब मेरे दिमाग में जो आता है कि मैंने आज कहीं पढ़ा था इसी चीज को लेके कि एक लेडी को कह के कि भाई तूने ये संभाला, बहुत बढ़िया, तूने ये कर लिया, अरे बढ़िया, तू तो मल्टीटास्किंग है, ये कह के उसको और ज्यादा एक प्रेशर में डाल देते हैं कि वो अपने आप को साबित ही करती रह जाए सारी जिंदगी। तो योगदान देना, परिवार में देना, बच्चों को देना, या फैमिली के लिए करना, पेरेंट्स के लिए, लॉज के लिए, जिसके लिए भी करना है, तो सबका होता है। परिवार सबका है, समाज सबका है। एक वो लेडी है, उसको लेडी करके क्या करे, एक इंसान है भैया वो। जैसे आदमी इंसान है, लेडी भी एक इंसान है। तो उससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों कि वो ही 8 हाथ चलाए, वो ही बच्चों को अकेले संभाले, बच्चों को शिक्षा देनी है तो माँ से शुरू होगी। क्यों भाई, घर में सब लोग हैं, सभी क्यों नहीं दे सकते। घर के माहौल से सबको मिलता है, खाली एक माँ के ऊपर इतना प्रेशर कि सारी चीज माँ ही करके दिखाए। रसोई संभालनी है, खाना अच्छा बनाना है, पति को भेजना है, पति आएगा, पीछे बच्चों को संभालना है, उसके सास ससुर को भी संभालना है। भैया इंसान को, महिला भी को इंसान समझो, उसको रोबोट मत समझो। और ये सभी करेंगे, महिला भी करेगी, मेल भी करेंगे, लेडीज भी करेंगी, एक दूसरे को समझेंगी। तो ये समझ की जरूरत है योगदान पे, लेकिन ये पक्का है कि उसके बिना होना कुछ नहीं है। ये महिलाओं के कंधों पे है, तो उसके लिए भारती। हाँ, मेरा बस एक छोटा सा इसमें मैसेज है कि महिलाओं का योगदान, इन्होंने सही बोला कि सिर्फ योगदान नहीं, महिलाओं की भागीदारी है। आज हम सब इतने सक्षम है, सब लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे गैप के बाद, चाहे कॉन्टिन्यूटी में। एंड मेन थिंग इज वी आर नॉट लुकिंग फॉर इक्वालिटी, वी आर लुकिंग फॉर पार्टिसिपेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन। हमें बराबरी नहीं, भागीदारी चाहिए। तो ये मेरा बस छोटा सा मैसेज है योगदान के। अब कोई और या ओके। ये जो समाज होता है और फैमिली होती है, ये खाली औरत से नहीं बनती है, इसमें आदमी भी शामिल होता है, बच्चे भी शामिल है, बूढ़े बुजुर्ग भी शामिल हैं। लेकिन समस्या हमेशा से ये रही है कि औरतों को उनके काम की अप्रिसिएशन थोड़ी सी कम मिली है। तो अब धीरे धीरे लेकिन ये हो रहा है कि जैसे औरतें निकल रही हैं तो उनको थोड़ी अप्रिसिएशन ज़्यादा मिल रही है।
और जो मेल्स हैं वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि औरतों के बिना काम नहीं चल सकता, समाज का, घर का, किसी का भी, उनका खुद का भी नहीं चल सकता। शायद इसीलिए उन्होंने अभियान भी शुरू किया, सबने मिलके शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां नहीं होंगी तो समाज आगे बढ़ेगा कैसे? तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, फैमिली को संभालने के लिए, उनको संभालने के लिए भी औरतों की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू। मुझे लगता है कि दोनों का रोल अलग अलग है, ठीक है। और मॉडर्न वुमेन ने क्या किया है ना कि इक्वालिटी के चक्कर में अपनी थोड़ी सी लगवा ली। हमें लगता है हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम सब कर लेंगे। तो जो जिस सिचुएशन में हम हैं, आई थिंक हम लोग उसी के खुद ही जिम्मेदार हैं। अच्छा, पहले औरतों का रोल डिफाइंड था। मदर्स यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल कि बच्चा कल स्कूल जाएगा, ठीक है, उसको उठाना है, उसका लंच बनाना है, उसको यूनिफॉर्म पहनानी है, जूते पॉलिश है या नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे कि बच्चा कौन से स्कूल जाएगा, ठीक है, बच्चे की पीटीएम में चले जाते थे, ठीक है, बच्चे की स्कूल फीस भरनी है। तो फादर्स और मदर्स, आदमी और औरत का जो रोल है बहुत डिफाइंड था। अब क्या है, सब कंफ्यूज हो गया। जैसे कि एंड ऑल्सो नॉर्थ इंडियन पेरेंटिंग बहुत डिफरेंट है साउथ इंडियन पेरेंटिंग से। पेरेंटिंग की बात कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे वो दोनों एक सिचुएशन में है और इक्वल पार्टिसिपेशन है उनका, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ इंडियन पेरेंट अपने लड़कियों को पर्टिकुलरली एक टॉम बॉयश बनाना चाहते हैं, उसको वैसे ही बाल कटा देंगे, मतलब दैट हैपन टू मी, ठीक है। साउथ इंडियंस जो है वो गजरा लगाती हैं लड़कियां, ठीक है ना, स्कर्ट पहनती है वो वाली, तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ी कम कन्फ्यूजन हो तो चीज़ें और बेटर होंगी, ठीक है, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। जैसा भगवान ने जिसको बनाया है हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें और वैसे ही उसको रहने दें, ठीक है। और दूसरा ये कि औरत के मामले में ना, अगर उसका बच्चा भी होगा तो वो फॉरगिवनेस नहीं होती है। फादर्स के लिए हम बच्चों की फॉरगिवनेस होती है। जैसे अगर आप शादी की, जैसे आप बात कर रही थी, अगर औरत कर लेना तो उसका बच्चा उसको माफ नहीं कर पाएगा कि मेरी माँ ने ऐसा कर दिया मेरे साथ। फादर कर ले तो बच्चा क्या, वो कूल होता है कि चलो कोई नहीं, कुछ सालों बाद वो समझ भी जाता है कि ठीक है, वो सिचुएशन ऐसी थी तो ऐसा हो गया, तो कोई बात नहीं। तो बड़ा मुश्किल होता होगा किसी भी औरत के लिए वो प्रेशर डील करना और उसमें रहना और उसमें खुश रहना। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा समझने में। प्रॉबेबली नेक्स्ट जनरेशन विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू। कोई इस विषय पे वो बात करना चाहेगा? एनीवन एल्स? Just in one line, don't try to be a super woman. Be a woman, be yourself. That's it.